आज हम संख्या पद्धति के अंदर दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत और एक होता है अशांत। शांत को हम अवशान भी कह सकते हैं और एक होता है अनवशान। संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब कुछ दशमलव के बाद, कुछ अंकों के बाद संख्या निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। जैसे शांत हो जाएगी 2.34, इसके बाद कोई अंक आगे नहीं आ रहा है तो ये दशमलव प्रसार शांत हुआ। अब दशमलव के बाद से 2 अंक हैं, 3 अंक हैं, 5 अंक हैं, कितने हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आगे कोई अंक नहीं आएगा, उसे हम शांत या अवशान कहेंगे। इसी प्रकार से अशांत में जैसे 2.34, 3, 5, 1, 2, 3 कुछ भी आ रहा है, या किसी अंक की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। आगे अंक कितने आएंगे निश्चित नहीं, आगे अंक आते ही जाएंगे। इसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा, इस कारण से इसको हम अशांत कहते हैं। अशांत या अनवशान दशमलव प्रसार भी दो भागों में वर्गीकृत है। एक होता है आवर्ती और दूसरा है अनावर्ती। आवर्ती का मतलब इसमें दशमलव प्रसार जो है इस प्रकार का होगा कि दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद आने वाले 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक, कितने अंक हो सकते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे ये आवर्ती प्रसार है 2.33, ये दशमलव के बाद में एक संख्या बार बार आ रही है। इसे प्रदर्शित करने के लिए जो अंक बार बार आता है उसके ऊपर एक बार लाइन बना देते हैं। अब मान लो 2.4545, इसमें दो अंकों की पुनरावृत्ति है तो इसे 2.45 बार बार आ रहा है तो 4 और 5 दोनों के ऊपर बार लगा देंगे। 3.123 123 123 जैसे ये इस प्रकार से आ रहा है तो इसमें पॉइंट के बाद में 1 2 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद कौन सा अंक आएगा, अगला अंक क्या आएगा, ये हम निर्धारित नहीं कर पाते हैं, उसे बोलते हैं अनावर्ती। जैसे अनावर्ती का उदाहरण है 2.34 3 5 1 2, इसके आगे क्या आएगा वो निर्धारित नहीं है, आएगा जरूर लेकिन क्या आएगा ये फिक्स नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं अनावर्ती प्रसार। अब दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, उसमें भी आवर्ती है या अनावर्ती है, इसके आधार पर हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, निश्चित रूप से वह संख्या परिमेय होगी। किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत आया तो निश्चित रूप से वह संख्या परिमेय है। अब दशमलव प्रसार अगर अशांत है तो उस दशमलव प्रसार को देख करके हम किस प्रकार से पता लगाएंगे वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। शांत आने पर तो निश्चित है कि वो संख्या परिमेय ही होगी, लेकिन अगर दशमलव प्रसार अशांत है तो वो संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। परिमेय कब होगी, अगर उसका दशमलव प्रसार आवर्ती है तो वह संख्या परिमेय होगी, और दशमलव प्रसार अनावर्ती है तो वह संख्या अपरिमेय होगी, इरेशनल होगी। अब इन दोनों में क्या अंतर है, दशमलव प्रसार शांत है तो भी परिमेय है, दशमलव प्रसार आवर्ती और अशांत है तो भी संख्या परिमेय है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, परिमेय संख्या कोई भी हो उसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ P व Q कोई पूर्णांक है और हर उसका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इसे भिन्न के रूप में लिखें तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर दशमलव प्रसार शांत है और उस संख्या को भिन्न के रूप में लिखा जाए तो इसके हर में 2 व 5 के अतिरिक्त 2 और 5 को छोड़ करके कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा, कोई अन्य गुणनखंड नहीं होगा। यानी अगर हम इसके हर के गुणनखंड करें तो या तो गुणनखंड में 2 आएगा या 5 आएगा, इसके अलावा 3 है, 7 है और किसी प्रकार की अभाज्य संख्या उसमें नहीं आ सकती। और अगर आवर्ती है
तो उसका जो दशमलव प्रसार है आवर्ती भी है अशांत भी है, संख्या परिमेय होगी, लेकिन संख्या का जो हर है उस हर में 2 व 5 के अलावा 2 व 5 के अतिरिक्त कम से कम एक गुणनखंड अवश्य होगा। कम से कम एक गुणनखंड अवश्य होगा। एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक होना आवश्यक है। इसी प्रकार से दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है तो निश्चित रूप से वो संख्या अपरिमेय होगी। इस प्रकार से दशमलव प्रसार को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। जैसे मान लो मैंने लिखा दशमलव प्रसार, ये लिख दिया। अब ये दशमलव प्रसार लिखने के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि ये संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, और इसके अगर परिमेय है तो हर के गुणनखंडों के बारे में बता सकते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा? शांत है। तो शांत होते ही क्या हो गया? दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब ये संख्या परिमेय होगी और इसके हर में 2 व 5 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। अब जैसे ये लिख दिया 2.444 लिख दिए, तो दशमलव प्रसार इसका अशांत है, और अशांत में 2 होते हैं। कौन सा है? अशांत में 4 बार बार आ रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती है। इस कारण से ये संख्या भी परिमेय होगी और इसके हर में 2 व 5 के अलावा कोई न कोई एक गुणनखंड अवश्य होगा। इसी प्रकार से कोई भी दशमलव प्रसार लिख दिया, इसमें दशमलव प्रसार के बाद में अशांत तो है ही है, लेकिन ये अंक किस प्रकार के आएंगे, आगे वाले अंक के बारे में हम पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। इस कारण से ये अशांत भी है और अनावर्ती भी है, और अशांत और अनावर्ती आती ये संख्या निश्चित रूप से अपरिमेय होगी। इस प्रकार से हम दशमलव प्रसार के आधार पर परिमेय और अपरिमेय संख्या का वर्गीकरण आसानी से कर सकते हैं। अब आपको मान लो ये दिया हुआ है, जैसे दे दिया 2/3। 2/3 आपको ये पूछे इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, तो 2/3 क्या है? परिमेय है। 2/3 परिमेय है, परिमेय इसमें भी है, परिमेय इसमें भी है। अब इसके हर के गुणनखंड देखो, हर के गुणनखंड में 3 है, तो 2 व 5 के अलावा कोई गुणनखंड है, तो इसके हर में 2 व 5 के अलावा कम से कम एक गुणनखंड है। इस कारण से इसका दशमलव प्रसार अगर हम करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार आएगा अशांत और आवर्ती। इसी प्रकार से आपका जैसे पाई है, इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, तो पाई पहले से आपको पता है पाई कौन सी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत भी होगा और अनावर्ती भी होगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अब मैंने संख्या लिख दी अपने मान लो कोई भी संख्या लिख दी 7/2 की घात 3 × 5 की घात 4। अब आपको डायरेक्ट पूछे इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार से आएगा, तो इसका दशमलव प्रसार जो आएगा, पहली बात तो ये P/Q के रूप में है, भिन्न के रूप में है, हर इसका 0 नहीं है, इसलिए संख्या परिमेय तो है। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, तो परिमेय में हर में 2 व 5 के अलावा कोई गुणनखंड है या नहीं है? 2 व 5 के अलावा इसमें कोई गुणनखंड नहीं, इसमें 2 3 बार आ रहा है, 5 4 बार आ रहा है, लेकिन 2 व 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए संख्या परिमेय भी होगी और इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। अब हम कुछ और संख्याओं के बारे में देखेंगे। अगर आपको प्रथम n पूर्णांकों का योग करना हो, उनके वर्गों का योग करना हो, उनके घनों का योग करना हो, तो उसके लिए हम विभिन्न प्रकार के व्यंजक याद रखेंगे, सूत्र याद रखेंगे, उसके आधार पर हम आसानी से वो गणनाएं कर सकेंगे। जैसे प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग यानी 1 से लेके n तक अगर हम प्राकृत संख्याओं को जोड़ें, कहने का मतलब 1 + 2 + 3 इस प्रकार से हम n तक जोड़ें,
इसको हम सिग्मा n के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका सूत्र याद रखना n+1/2। अब ये सूत्र किस प्रकार से अप्लाई करना है, जैसे आपको कह दिया 1 से लेकर के 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना आएगा, तो 1 से लेकर 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग करना है, तो यहाँ पर n का मान 20 हुआ, तो n का मान सीधा 20 इसमें रख दो, तो n की जगह 20 इंटू 20 + 1/2, तो ये हो गया 20 इंटू 21/2 और ये आ गया अपने 210। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग 210 प्राप्त होता है। एक ये सूत्र याद रखना है। इसी प्रकार से प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इस प्रकार से अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करना हो तो इसको हम सिग्मा n² के रूप में लिख सकते हैं। इसका सूत्र याद रखना n+1 2n+1/6। अब इसमें जैसे मान लो ये ले लिया हमने, आपको कह दिया 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, इस प्रकार से आप प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करो। तो वर्गों के योग का ये व्यंजक है, वर्गों के योग के इस व्यंजक में n की जगह आपको 10 रखना है, तो n की जगह 10, n+1 और इस n की जगह 10 रखेंगे 2n+1, n की जगह 10 रख दिया, फिर इसकी कैलकुलेशन कर लो 10 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 10 20 और 1 21/6। इस प्रकार से आप इसको और छोटा कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 35 इंटू 11 हो जाएगा, 35 इंटू 11 385। इस प्रकार से आप प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको ये कह दें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, क्यूब का योग, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, इसी प्रकार से आप n तक प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इसका सूत्र जो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र है, उसी सूत्र से गणना करके जो मान आए उसका आपको वर्ग करना है। जैसे मान लो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग करना है। 1 का घन जैसे 1, 2 का घन 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 का घन 27, इस प्रकार से आपको 20 तक घनों का योग करना है। तो योग का ये व्यंजक लगाएं, इसमें n की जगह आप 20 रख दो, तो 20 + 1/2 का स्क्वायर, ये आ गया अपने 20 इंटू 21/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 210 का स्क्वायर। 210 को 210 से मल्टीप्लाई कर लो, ये प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, इसका सूत्र आपको याद रखना है n²। जहाँ n विषम संख्याएं कितनी है, उनकी संख्या है, जैसा आपको कह दिया प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, सीधा आपको इसमें n की जगह 10 रखना है, ये प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। अब इसमें कई बार कन्फ्यूजन इस प्रकार से हो जाता है, जैसे आपको ये कहा 1 विषम है 3 विषम है, ये प्रथम विषम संख्या लिखना 1 3 5 7, इस तरह से आपको ये कह दिया। इस प्रकार से आपको 19 तक योग करना है, 1 3 5 7 11 13, इस प्रकार से 19 तक योग करना है। तो इसमें हम गलती ये कर देते हैं, n की जगह हम 19 लिख देते हैं, जबकि n की जगह 19 नहीं लिखना है। यहाँ पर n क्या है, विषम संख्याएं कितनी है उनकी संख्या है।
तो 1 से लेके 19 तक विषम संख्याएं कितनी आएगी? तो 1 से 19 तक विषम संख्याएं केवल 10 आएगी, क्योंकि 10 सम भी आएगी 10 विषम भी आएगी, केवल 10 आएगी, इसलिए यहाँ n की जगह 10 ही रखना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर हम ये गलती करते हैं, n की जगह सीधा 19 प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसका व्यंजक है n+1। सीधा मान रखना, जैसे आपको कह दिया प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम 10 सम संख्याओं का योग n की जगह 10 रख दो, तो 10 × 10 + 1, तो सीधा 10 × 11 110 इसका योग हो जाएगा। और जो विषम में किया उसी प्रकार से, जैसे आपको कह दिया 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग, तो आपको पता है 1 से लेकर 20 तक 10 सम आएगी 10 विषम आएगी, तो यहाँ पर भी n की जगह विषम सम संख्याएं कितनी है? 10 है, इसलिए आपको n की जगह इसमें भी 10 प्रतिस्थापित करना है। इस प्रकार से हम प्रथम n सम संख्याओं, विषम संख्याओं और प्राकृत संख्याएं, उनके वर्ग और घनों के योग के ये 5 सूत्र आपको याद रखने, इसके आधार पर हम आसानी से गणनाएं कर सकते हैं। अब एक अलग तरह का प्रश्न इसमें आता है, जैसे आपको पूछ लिया 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग पूछा गया है, जबकि हम 1 से लेकर प्रथम यानी शुरुआत से 1 से लेकर के n तक प्राकृत संख्याओं के योग का व्यंजक जानते हैं। अब आपको इसमें 11 से लेकर 20 तक का पूछ लिया, तो 11 से लेकर 20 तक पूछ लिया, तो किस प्रकार से करेंगे? हम 1 से 20 तक का जानते हैं, तो हम ये लिखेंगे 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के योग जो जानते हैं वो तो कर लेंगे, और 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं का योग करके हमें केवल 11 से 20 तक चाहिए। इसका मतलब 1 से लेकर 20 तक जो हमने योग किया है उसमें 1 से लेकर 10 तक अतिरिक्त आ गए, हमें केवल 11 से 20 तक चाहिए, तो आप 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का योग इसमें से कम कर दो। तो 1 से 20 तक में n की जगह 20 रख दो, और 1 से लेकर 10 तक n की जगह 10 रख दो। इस प्रकार से ये मान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आ जाए अपने 210 - 55। इस प्रकार से हम 155 इसका मान याद कर सकते हैं। ये कई काम वर्गों के योग में, जैसे आपके दे 11 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करो, तो 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग किया, उसमें से 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कम कर लो। इस प्रकार से हम 1 से लेके n तक का जो सूत्र है उसकी सहायता से, अगर बीच में से कोई कह दे 10 से 18 तक ज्ञात कीजिए, 12 से 27 तक ज्ञात कीजिए, इस प्रकार के मान भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।